अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में बड़ी अहम तरीन मालूमात आपके सामने रखनी है। ख़ास तौर पर एमक्यूम से जुदा होने वाले एमक्यूम जो कि मुत्तहिदा कायद जो बानी रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, उनसे अलहदा होने के बाद बेशुमार जो एमक्यूम के रहनुमा थे वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में गए। काफ़ी जो है वो उन्होंने एक समझ लो कि एक रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बेशुमार ऐसे हैं जो तितर बितर हुए हैं और कुछ एमक्यूम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। उनकी अलहदगी की वजह क्या है और अब क्या मज़ीद नई जो है वो चेमुगैयाँ शुरू हो गई हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जिस तेज़ी से PSP में बेशुमार लोग गए थे, अब PSP से अलहदगी की वजह क्या है, कुछ बुनियादी और अहम चीज़ें जो सामने आई हैं जिसकी मैंने कोशिश की कि कुछ मालूमात भी लूँ, तो वो आपके सामने रखूँगा। फिर ऐसे मुल्ज़मान या ऐसे लोग एमक्यूम से वाबस्ता जिनके ऊपर संगीन नोयत के इल्ज़ामात थे लेकिन वो तवातुर से बरी हो रहे हैं। क्या वजह है? अगर कोई लोअर कोर्ट से यानी कि जो ट्रायल कोर्ट हैं, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, तो उनके हाई कोर्ट से बरी हो जाते हैं और उसके बाद फिर जिनके ट्रायल कोर्ट में केसेस चल रहे हैं तो वो ट्रायल कोर्ट से ही बेशुमार जो है बरी हो रहे हैं। तो वजह क्या है, सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। एक तो शुरू आज PFP से करेंगे। जब 3 मार्च 2016 को जब ये आगाज़ हुआ तो उसके बाद फिर 22 अगस्त वाला जो वाक़या आया, ये बड़ा यानी कि एक हिला देने वाला वाक़या था, ख़ासतौर पर एमक्यूम के लिए, एमक्यूम की क़यादत के लिए, कराची वालों के लिए। उसके बाद फिर जिस तरह 23 मार्च को PSP के सरबराह उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कैम खानी साहब ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि एक तवातुर से यानी कि आए रोज़ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब जज्बाती नज़र आते थे और उसके बाद फिर आपको लगता था कि आज एक और पतंग कट गई, आज 2 पतंगें कट गई और अचानक फ़लाँ भी आ गए, फ़लाँ भी आ गए। तो यानी कि एक तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, तवील तरीन जो है वो टॉक शोज़ और अगले दिन तक जो है मीडिया की जीनत बनते थे। उसके बाद खामोशी से सब निकल गए। बेशुमार रहनुमा ऐसे थे वो जिन्होंने आकर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन उसके बाद फिर वो निकल गए। अब अनीस कैम खानी साहब और आपको अब मुस्तफ़ा कमाल साहब भी नज़र आते हैं। तो क्या ऐसी वजह है? वजह क्या है? मतलब बेशुमार ऐसे लोग थे, अब ना वो एमक्यूम पाकिस्तान का हिस्सा है, ना एमक्यूम हकीकी का हिस्सा है, ना PSP का ही हिस्सा है और ना ही जो है वो एमक्यूम अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ हैं। तो क्या वजह है? फिर और जो जिनके ऊपर मुकदमात बनाए गए थे, ख़ासतौर पर जब PSP से अलहदगी के बाद जो है वो आपको याद होगा कि सिटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की। उसके बाद अनीस एडवोकेट जो कि PSP में शामिल हुए थे, इससे पहले एमक्यूम के सीनियर रहनुमा रहे हैं, तो उनके ऊपर फिर उनके मुकदमात दर्ज किए गए और उसके बाद फिर 4 मुकदमात में जिनके ऊपर रॉ से फंडिंग और उसके बाद फिर जो फंडिंग यहाँ वहाँ से आती थी वो इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी। मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए और अचानक आपको बड़ी एक हड़ाहुड़ी वाली यानी कि सनसनीखेज़ खबरें मिलना शुरू हुई। तो जनाब अनीस एडवोकेट साहब उन चारों केसेस में बरी हो गए। तो इसमें बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनको, अनीस एडवोकेट साहब को PSP से अलहदगी की वजह से उनको जो है वो सज़ा मिली है या वाकई वो मुजरिम थे? अगर मुजरिम होते तो अदालतों से उनको सज़ा मिलती, तो उनको सज़ा तो मिली नहीं है। यानी कि जो FIA या CTD ने जो इल्ज़ाम लगाया था वो तो प्रूफ हो ही नहीं सका। और इससे पहले अगर थोड़ा सा माजी में हम चले जाएँ तो राव अनवार साहब आपको याद होंगे, जिन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यही 2013 के बाद जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर एक दफ़ा 2015 या 2016 में, जिसमें ताहिर और फलम्बा और इसके अलावा जुनेद और पत्नी, इस तरह 3-4 लोगों के नाम लिए जो आज तक लापता हैं। वो उनके ऊपर भी इसी नोयत के इल्ज़ामात थे और इल्ज़ामात ये थे कि वो भी उनके लैपटॉप और मुख्तलिफ उनसे चीज़ें बरामद हुई। उसके बाद फिर उनका भी जो नेक्सस या उनकी जो ट्रेनिंग के बारे में बताया गया कि वो भी उन्होंने रॉ से तरबियत हासिल की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट से वो भी बरी हो गए। और जिस दिन बरी हुए उनका उस दिन जो है वो रिलीज़ ऑर्डर जारी नहीं हो सका। अगले दिन यानी कि हफ्ते के रोज़ जो है वो रिलीज़ ऑर्डर जारी हुआ। तो जेल से अब तक वो दोनों लापता हैं। सिंध हाई कोर्ट में उनकी गुमशुदगी की दरख्वास्तें ज़ेर समाअत है और कई ऐसे और भी लोग हैं। यानी कि जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं अगर वो सच हैं तो फिर वो अदालतों में साबित नहीं हो पा रहे, और या फिर अगर अदालतों में, ट्रायल कोर्ट में साबित होते हैं तो वो जाके हाई कोर्ट में भी प्रूफ नहीं हो पाते, क्योंकि एक प्रोसीजर जो है, आइनी और कानूनी जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक सज़ाएँ नहीं हो पा रही। यानी कि एक नाअहली और आप ये कह सकते हैं कि एक नाकिस तफ्तीश की आला मिसाल भी हो सकती है। या फिर क्या, या तो फिर ये सब समझा जा सकता है कि वो मुजरिम ही नहीं थे, यानी कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो झूठे थे।
ये बात करने का मकसद ये है, ये तवील बात करने का मकसद ये है कि हम जब बहैसियत सहाफ़ी जब कोर्ट में या किसी भी फोरम पे जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो हम उस वक्त लिख रहे होते हैं कि एमक्यूएम के टारगेट किलर, और वो टारगेट किलर, उसके ऊपर एक धब्बा लगा दिया गया पूरे ख़ानदान के ऊपर। लेकिन अदालतों में वो टारगेट किलर किसी सहाफ़ी ने नहीं दिया नाम उसको, वो टारगेट किलर पुलिस ने या मुख्तलिफ जो भी इदारे हैं उन्होंने नाम दिया। उसके बाद फिर अदालतों में वो प्रूफ ही नहीं हो पाया, तो उसके बावजूद उसका नाम टारगेट किलर ही रखा गया या टारगेट किलर से ही पुकारा जाता है। तो उनके पीछे जिसके ऊपर इल्ज़ाम था, अगर वो किसी भी तरीके से किसी की सियासी वाबस्तगी थी तो उसका वो जो धब्बा था वो धब्बा नहीं हट सका है। यानी कि उसके ख़ानदान वाले, उसके घर वाले और जो भी उसका एक फैमिली बैकग्राउंड है वो सारा का सारा तबाह हो गया उसके ऊपर इस तरह का संगीन इल्ज़ाम लगाने के बावजूद जो लगाया गया। अच्छा, अब अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है ख़ास तौर पर पेशियाँ भुगत रहे हैं, वो मीडिया के लोग, वो लंदन के रिपोर्टर, वो बड़े बड़े यहाँ पाकिस्तान में जो बड़े नेटवर्क चलाने वाले सहाफ़ी हैं या नेटवर्क चलाने वाले जो इदारे हैं, जो कभी कभार ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों से ये कहते थे कि अल्ताफ़ हुसैन ज़िंदा ही नहीं रहे। आज उनका रोज़ी रोटी अल्ताफ़ हुसैन से वाबस्ता हो गया है। किस तरह कि आपने देखा होगा कि जब भी वो पेशी पर आते हैं तो ज़ाहिर है उनकी जो सियासी एक जो उनके साथ जो लोग होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो कभी टीवी पे खबर चलाना भी पसंद नहीं करते थे, अब वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के आगे माइक लगा के खड़े होते हैं। ना सिर्फ माइक लगाते हैं बल्कि अपनी पसंदीदा सवाल का जवाब भी दे रहे होते हैं। यानी कि उनकी रोटी रोज़ी का जो सबब है वो अब भी अल्ताफ़ हुसैन साहब है। अच्छा, इस बात से मुझे याद आया, बेशुमार वो सहाफ़ी जो कराची में यहाँ पे जब मुत्तहद थी एमक्यूएम, तो उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ या एमक्यूएम के साथ रहते हुए, एमक्यूएम की सहाफ़त करते हुए वो लोग उन्होंने फ़ायदे भी लिए। लेकिन जब एमक्यूएम टूटी तो उसके बाद फिर वो सबसे बड़े मुखालिफ जो है अल्ताफ़ हुसैन के वो बने। यानी कि मफाद के टाइम अल्ताफ़ हुसैन ठीक था जब आप ले रहे थे, उसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन बुरे हो गए। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा अगर कहीं और भी जाएँ तो देखें आमिर लियाकत को दुनिया बहुत बड़ी उनके खिलाफ बातें कर रही है और कुछ हद तक बातें उनकी ठीक भी होंगी। बाकी शादी करना बहुत सारे लोगों का अपना है, उनका जो एक अपना जो भी उनका हक है वो अपने कानूनी आइनी जो भी शरई हक है वो पूरा करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बातें की थी, आज अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यानी कि जो आप टीटीपी से मुलाकात कर सकते हैं, तो उनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो दहशतगर्द ग्रुप जो है बलूचिस्तान में जो ऑपरेट हो रहे हैं उनसे जो मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन आप अल्ताफ़ हुसैन से नहीं कर सकते। तो वो आज भी उस पर स्टैंड लेके खड़े हुए हैं। यानी कि जो अल्ताफ़ हुसैन से टूटे वो आज भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं है। यानी कि जो पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, या फिर उसके बाद कुछ पीएसपी में चले गए और बेशुमार ऐसे हैं जिसमें रज़ा हारून साहब भी, डॉक्टर सग़ीर भी, आसिफ हसनैन साहब हैं और उसके अलावा अनीस एडवोकेट साहब हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो एमक्यूएम जो अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली थी उसको छोड़ने के बाद पीएसपी में चले गए, वहाँ से भी अब उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। तो कहने का मकसद ये है, कुछ लोग कहते हैं, हम भी पहले ऑब्जर्व करते थे और अब भी बहैसियत सहाफ़ी हम ये कहते हैं कि जिस इलाके में ऐसा जो तगड़ा हो ना, वहाँ वारदातें नहीं होती या बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाती हैं। और उसके बाद फिर उसके ऊपर लेवल में यानी कि जितनी ताकतवर आप मैनेजमेंट बिठाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपका जो नीचे मैकेनिज़्म होगा वो मजबूत तरीन होगा। यानी कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब एमक्यूएम को लीड करते थे तो उस वक्त यानी कि आज भी जो लोग तितर बितर हैं उस वक्त भी तो वही थे ना, लेकिन इख्तलाफात की खबरें बाहर नहीं आती थी क्योंकि ऊपर एसएचओ या हवालदार बड़ा टाइट था, तगड़ा था, सबको सीधा रखता था। लेकिन उसके बाद जब तितर बितर का शिकार हुए तो अब सब ने माल बनाने की तो कोशिश की, लेकिन अपनी जो कम्युनिटी है जिसके नाम पर सियासत करते रहे हैं, जिसके नाम पर सियासत करते आए हैं या जिनके नाम पर सियासत करते करते लोगों ने माल बना लिया, जायदादें बना ली, यानी कि सड़क छाप जो है वो MPA MNAs या बड़ी वजारतों तक पहुँच गए, करोड़पति अरबपति बन गए, बड़े बड़े बिल्डर बन गए। तो अब वो अल्ताफ़ हुसैन ने तो उनको मौका दिया कि आप सियासत करें, लेकिन अब वो ना तो वो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं और ना ही अल्ताफ़ हुसैन साहब से वो नज़रें मिलाने के काबिल हैं। बाकी अब पिछले दिनों हाई कोर्ट में जिस तरह खालिद मकबूल साहब जो आए उनसे मैंने भी उस वक्त भी सवाल किया, बहुत सारे और भी दोस्त से जो सवाल किया है कि आप जो यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान है अब वो पाना बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हर नट बोल्ट के ऊपर जो है वो फिट हो जाए। यानी कि अब जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरीके से उनका सर्वाइवल हो जाए। यानी कि पीपल्स पार्टी से मिलना है, फजलुर रहमान साहब से मिलना है, नून लीग से मिलना है। लेकिन नून लीग के दौर में जब नून लीग की हुकूमत आई, सब जानते हैं कि एमक्यूएम को नुकसान या
एक महाजर कास्ट जो था उसको नुकसान जो नून लीग के दौर में होता रहा है, अब वो वहाँ जाकर लाहौर में भी आप उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि वो तो उनका ना पहले कभी दरवाजे बंद हुए थे और ना अब कभी दरवाजे उनकी सियासत में उनके मुज़ाकरात के लिए किसी से बंद होते हैं और ना बंद करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब हम पीटीआई के साथ तब तक हैं जब तक पीटीआई चाहेगी, यानी कि वो पीटीआई को पता, हमें नहीं पता। और उसके बाद अब उकताने का वक्त जो है वो हमारा नहीं है, अब उकताने का वक्त हमारा है, अब पीटीआई का नहीं है। यानी कि अब अगर हम ईंट लगाएंगे, मतलब वो हम लगाएंगे तो दीवार खड़ी होगी, अगर हम ईंट खींचेंगे तो दीवार बैठ जाएगी। और उन्होंने मेरे ही एक और सवाल का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जब जब जो है हमने मतलब हुकूमतों की ज़रूरत हम थे, यानी कि हमें इस्तेमाल नहीं किया गया, लोगों ने हमें ज़रूरत समझा और मुख्तलिफ़ किस्म की हुकूमतों में शामिल किया मुख्तलिफ़ औकात में। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि लंदन में एक सहाफ़ी ने भी अल्ताफ़ हुसैन साहब से सवाल किया, तो वो कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब भी कि मेरे जो मुज़ाकरात के जो दरवाज़े हैं मैंने कभी बंद नहीं किए, मुज़ाकरात के लिए मैं अभी तैयार हूँ। लेकिन बात यह है कि जो वो उन्होंने जहाँ उनके ख़िलाफ़ जो लंदन में जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के दौरान भी उन्होंने वो बातें दोहराई जो वो कहते हैं, यानी कि जो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के जो लोग बात करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मुख्तलिफ़ वारदातों के मुख्तलिफ़ संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाते हैं, तो वो ठीक हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब जो वो गलत हैं। बहरहाल देखें, जब एक अरूज होता है तो मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर मुख्तलिफ़ जो है वो क़ुव्वतें जो है वो ज़ाहिर है कोशिश करती हैं, राब्ते करती हैं। यहाँ पर चूँकि अल्ताफ़ हुसैन लंदन में थे, तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पर जो भी वारदातें होती रहीं वो यहाँ के लोग ही ज़िम्मेदार हो सकते हैं ना। यानी कि वो पहले अल्ताफ़ हुसैन उसको तो आपने गुड बुक से निकाल दिया, यहाँ पर जो MQM के नाम पर जो लोग मौजूद हैं आपने उनको जो है अपनी गुड बुक में शामिल कर लिया। लेकिन उसके बाद हालांकि वो ज़िम्मेदार तो उनको होना चाहिए जो यहाँ पर मैनेज करते थे MQM को, लीडर तो वहाँ थे, तो वो गुड बुक में। उसके बाद फिर जो कारकुन हैं वो आज भी पिस रहे हैं और बेशुमार लोग हैं जिनके ऊपर संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए गए, वो आज भी बरी हो रहे हैं। यानी कि अजमल पहाड़ी के ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात थे, वो सक्खर जेल से बरी हो गए, यहाँ कराची से उनके मुकदमात से वो बरी हो गए। कई केसेस होते हैं जो वक्त नहीं मिलता, वरना मैं एक एक केस के बारे में आपको रिपोर्ट करूँ और उसकी बैकग्राउंड भी आपको बताया करूँ कि कब उनके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए गए थे, और उसके बाद फिर वो अब मुकदमात से वो बरी हो गए। यानी कि जो इल्ज़ामात लगाए थे वो अब झूठे साबित हो रहे हैं या वो साबित नहीं कर पा रही प्रोसिक्यूशन और जो एजेंसियाँ हैं। अच्छा, आपको याद होगा 2016 में कुरंगी क्रॉसिंग के ऊपर जो है रेंजर्स की एक चौकी के ऊपर हमला हुआ था जिसमें तकरीबन 3-4 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिसमें रेंजर्स के जवान भी शामिल थे। उसमें ट्रायल कोर्ट ने सलमान उर्फ SP और इसके अलावा उबैद उर्फ जो है पगला को मजमूई तौर पर, यानी कि इस इल्ज़ाम में 29 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा सलमान उर्फ उमैया और कामरान को जो है मजमूई तौर पर 15 साल मुख्तलिफ केसेस में सज़ा सुनाई थी। वो ट्रायल कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई थी 2016 के मुकदमे में, जो कि जमान टाउन थाने में दर्ज किया गया था। उसके बाद हाई कोर्ट से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उनकी सज़ाएं उनको कलअदम करार देकर बरी कर दिया है। इस तरह और कई केसेस हैं जिनको हमने रिपोर्ट किया, हमारे चैनल से ने रिपोर्ट किया, लेकिन इल्ज़ामात उनके ऊपर साबित नहीं हो सके। तो यानी कि ऐसा है कि जैसे ही जुर्म में शामिल नहीं थे तो इल्ज़ाम थोप दिया गया है। तो ये इंतहाई अहम तरीन जो है वो चीज़ें होती हैं जो हमने आपके सामने रखी। अब PSP का जो मामला है, ख़ासतौर पर जैसे मैंने शुरू में भी आपको आगाज़ किया, अब मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो साथ आए थे लोग, वो मुस्तफ़ा कमाल के सम्मेलन के बैच मेट थे, यानी कि उनके क्लास फेलो। अब क्लास फेलो के ऊपर वो रोब नहीं होता जो एक टीचर या उससे उम्र में और तजर्बे में बड़ा हो, तो इसलिए वो सारे उनको छोड़ छाड़ के चले गए। मनीष कैमखानी साहब चूँकि एक दोस्ताना, एक अच्छे मिजाज के हामिल हैं, तो उनकी दोस्ती की वजह से बहुत सारे लोग आए तो थे, लेकिन अब वो तितर बितर हो गए। यानी कि अब ना सिर्फ वो MQM में है, ना PSP में है, ना ही MQM पाकिस्तान के साथ हैं। वो अब खामोशी की और समझ लें कि एक रूपोशी की ज़िंदगी भी बेशुमार गुजार रहे हैं, लेकिन सियासी सूझबूझ रखते हैं। लेकिन वो अब किसी भी MQM की से या MQM के एक छतरी के नीचे जो या MQM की नर्सरी में के नीचे जिन्होंने परवरिश जो है वो पाई थी, सियासत उन्होंने शुरू की थी, अब उस सियासत से वो किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। बहरहाल ये अहम तरीन चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे शहर का, इस शहर के वासियों का और उसके बाद हमारे सूबे का, हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।